नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बरखा बली। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करने के लिए हम फिर से हाजिर हैं। जहां एक तरफ दुनिया में कई देश टकराव की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बेड़ियों में उलझे हुए हैं, वहीं आज बुधवार को पीएम मोदी ने दिल्ली से भारत की सांस्कृतिक उत्सव के मौके पर सामरिक शक्ति का संदेश दिया। इसके साथ साथ न्यूज 360 में आज माघ मेले के व्यापक आयोजन के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आज खबर देश के शौर्य गाथा की भी दिखाएंगे। न्यूज 360 में खबर यूपी में सुशासन की भी है, जहां धर्मांतरण के मामले पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। लेकिन खबर की शुरुआत पीएम मोदी के उस संदेश से करते हैं जो पोंगल के मौके पर देशवासियों को दिया गया है। पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। उसमें मैं भी एक हूं। मेहनत, कृतज्ञता और प्रकृति से जुड़ाव का उत्सव पोंगल अब महज एक त्योहार भर नहीं रहा है, बल्कि पोंगल अब दुनिया को प्रकृति, परिवार और समाज के संतुलन का संदेश देने वाली पहचान बन चुका है। इस उत्सव की गूंज आज महज दक्षिण भारत और तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। इसकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। बुधवार को पोंगल त्योहार के मौके पर पीएम मोदी ने दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल उत्सव में पोंगल को ग्लोबल फेस्टिवल बताते हुए तमिल संस्कृति की अहमियत को सामने रखा। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। तमिल समाज के साथ साथ पूरे देश को सांस्कृतिक सम्मान और जुड़ाव का मैसेज देने वाले पोंगल उत्सव में पीएम मोदी ने पारंपरिक रूप से सभी रीति रिवाजों के साथ पोंगल की पूजा की, जिसके बाद पीएम मोदी ने गायों को चारा खिलाकर गौ सेवा भी की। पीएम मोदी ने ये भी बताया कि कैसे पोंगल हमें रोजमर्रा की जिंदगी में प्रकृति को संरक्षित रखने की सीख देता है। पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। अब पोंगल सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विदेशों में बसे तमिल समुदाय भी इसे पूरी आस्था के साथ मनाते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने इसे ग्लोबल त्योहार बताया है। ये पर्व अब दुनिया को भारतीय संस्कृति की जड़ों और परंपराओं से जोड़ने का माध्यम बन चुका है। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा को पल पल उसके साथ जहां भी रहा मैं जुड़ा रहा, मैंने उसे महसूस किया। जब मैं पंबन ब्रिज के लोकार्पण के लिए रामेश्वरम गया था तो तमिल इतिहास की महानता का फिर एक बार साक्षी बना। बुधवार को सूर्य की किरणों के साथ देश के अलग अलग कोने में अलग अलग त्योहारों की धूम देखने को मिली। 14 जनवरी को भारत के अलग अलग राज्यों में फसल और सूर्य से जुड़े महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। इस दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, इसलिए इसे देश भर में शुभ माना जाता है। त्योहार के नाम अलग हो सकते हैं, रीति रिवाजों में बदलाव आ सकता है, मगर श्रद्धा भाव में कोई अंतर नहीं आता।
पूरा देश एक साथ प्रकृति का आभार व्यक्त करता है। और इस खास अवसर पर पीएम मोदी ने पोंगल से लेकर देश भर में मनाए जा रहे लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू जैसे पर्वों की शुभकामनाएं दी। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अन्नदाता धरती और सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने वाले इस खास पर्व पोंगल से जुड़ी कुछ बातों को भी जान लेते हैं। पोंगल दक्षिण भारत में धूमधाम से मनाए जाने वाला 4 दिवसीय फसल उत्सव है। इसमें भोगी पोंगल में घर की सफाई, पुराने, खराब और उपयोग में न आने वाले सामान को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर थाई पोंगल में सूर्य की पूजा की जाती है। इसमें अच्छी फसल की खुशी में भोग के रूप में मिट्टी के बर्तन में चावल की खीर बनाई जाती है। मट्टू पोंगल में खेतों और कृषि में उपयोग होने वाले उपकरण और पशुओं जैसे गाय, बैल की सेवा की जाती है। इनका आभार व्यक्त किया जाता है। कानुम पोंगल में इस दिन खुले में हल्दी के पत्तों पर सुपारी, गन्ने का रस और पोंगल पकवान रखा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। मनुष्यता, मेहनत और प्रकृति के प्रति सम्मान का पर्व पोंगल के मौके पर पीएम मोदी का संदेश साफ है कि ऐसे त्योहार हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हैं और भारत की पहचान को वैश्विक मंच पर मजबूती देते हैं। अगली खबर यूपी से सामने आ रहे धर्मांतरण के मामले से जुड़ी है। दरअसल लखनऊ के केजीएमयू के बाद अब यूपी के कन्नौज और कानपुर से भी धर्मांतरण का मामला आया है। हालांकि ये मामले की कुछ दिन पुराना है, पर इसमें खुलासे और गिरफ्तारियां अभी तक हो रही है। लेकिन एक चीज आपको पहले ही साफ कर दे कि इसका कोई भी कनेक्शन केजीएमयू वाले मामले से नहीं निकला है। देखिए रिपोर्ट। कमजोरी का फायदा, आस्था पर वार। कन्नौज में बदलवा रहे थे धर्म, गरीबी को बनाकर आधार। ये कहानी है उस अपराध की जिसकी सोच समाज के उस तबके को तेजी से निशाना बना रही है जो बेचारे गरीबी के शिकार हैं, हालातों के मारे हैं और प्रलोभन के चक्कर में आ जाते हैं। ये पुलिस के पीछे खड़े गिरफ्तार किए गए वो आरोपी हैं जो गांव के सीधे साधे लोगों को पैसे का लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे थे। मामला यूपी के कन्नौज जिले का है, जहां पिछले 42 दिनों में दोबारा धर्मांतरण के एक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बीते महीने पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से ईसाई धर्म से संबंधित पुस्तकें और सीलबंद तरल पदार्थ की बोतल मिली थी। गहन पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था, लेकिन पर्याप्त सबूत न होने के कारण कोर्ट ने उनकी रिमांड खारिज कर दी थी और उन्हें छोड़ दिया था। अब 42 दिन बाद कन्नौज जिले के ठठिया थाना की पुलिस टीम ने कार्रवाई की। कोर्ट में दाखिल रिमांड की कमी पूरी करने के बाद उमाशंकर, विद्यासागर और पन्ना लाल को गिरफ्तार किया। धर्मांतरण के मामले में कथित तौर पर आरोपी भूखे पेट को निशाना बनाकर आस्था को बदलने का काम कर रहे थे। पहले लोगों को पैसे का लालच दिया जाता था, फिर इसके बाद धर्म बदलने की प्रक्रिया करवाई जाती थी। दावा है कि ये जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, ये करसाह गांव के बाहर एक मकान में कई लोगों को इकट्ठा कर धर्म परिवर्तन की तैयारी कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। जनपद कन्नौज के थाना ठठिया में दिनांक 8 दिसंबर 2025 को अन्नू बाबा उर्फ श्री शिवमंगल सिंह निवासी लोहामड़, थाना तिरवा, जनपद कन्नौज ने थाना स्थानीय पर आकर सूचना दिया कि ग्राम करसाह, थाना ठठिया, जनपद कन्नौज में पन्ना लाल व विद्यासागर पुत्रगढ़ रामस्वरूप व उमाशंकर पुत्र प्यारेलाल निवासीगढ़, ग्राम करसाह, थाना ठठिया, जनपद कन्नौज के द्वारा पूर्व में हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया गया है तथा गांव व आसपास के लोगों को प्रलोभन देकर हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित करा रहे हैं। इन्होंने गांव में एक चर्च भी बना लिया है। इस सूचना पर थाना ठठिया पर मुकदमा अपराध संख्या 461/25 धारा अंतर्गत 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम बनाम पन्नालाल आदि पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष ठठिया द्वारा संपादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में
आज दिनांक 13 जनवरी को अभ्युदगढ़ पन्नालाल आदि उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर नहरपुर खैरनगर से गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे में पूर्व से ही ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार की सामग्री भारी मात्रा में बरामद की गई है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये जो तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, ये खुद पहले ईसाई धर्म में परिवर्तन हुए, इसके बाद फिर अन्य हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म में बदलने के लिए पैसों का प्रलोभन दे रहे थे और जो पैसा धर्म बदलने के बदले में लोगों को दिया जा रहा था, अब जांच इसके पीछे की कहानी पर शुरू हो गई है। कन्नौज में धर्मांतरण मामले में पुलिस की जांच अब फंडिंग पर टिक गई है। दावा है कि धर्मांतरण के बाद पुलिस ने ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले 87 लोगों के बैंक अकाउंट खंगाले हैं। इसमें पता चला कि 3 साल से इनके खातों में रुपए भेजे जा रहे थे। इन खातों में 6,800 से 8,000 रुपए तक भेजे जा रहे थे। यानी इस हिसाब से कन्नौज में 6,800 से 8,000 रुपए में धर्मांतरण किया जा रहा था। जो लोग धर्म स्वीकार कर लेते थे, उनकी आर्थिक मदद हो रही थी। यही नहीं, ये लोग किसी के घर के सामने हैंडपंप लगवा देते थे तो किसी को सिलाई मशीन दे देते थे। अब ये सब सुनकर एक सवाल उठता है कि आखिर इसके लिए पैसा कहां से आता था। दावा है कि एसआईटी जांच में अब तक सामने आया है कि जिन लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया है, वो नवाकांति सोसाइटी से आर्थिक लाभ ले रहे थे, जिसका पंजीकरण आंध्र प्रदेश का है। इसमें वो सामाजिक कार्यों के लिए दर्ज है, लेकिन इसका मूल काम धर्मांतरण का ही माना जाता है। अभी कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर में धर्मांतरण के जो भी मामले सामने आए हैं, उनमें एक ही संस्था का हाथ है। इनका प्रबंधक कानपुर देहात का डेविड है, जो फरार चल रहा है। बताया जा रहा है कि नवाकांति सोसाइटी ने कई दस्तावेज जला दिए हैं। इस कारण पुलिस को मजबूत साक्ष्य नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन पुलिस को प्रार्थना सभा की वीडियो, करीब 20 बाइबल और वाइन भी मिली है, जो प्रार्थना सभा में लोगों को पिलाई जा रही थी। हालांकि दावा है कि एसआईटी ने कानपुर देहात जाकर दस्तावेजों की तलाश की। अब कानपुर का मामला क्या था, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। नवाकांति सोसाइटी के नाम से संचालित संस्था पर ही सालों से गरीब लोगों को योजनाबद्ध तरीके से ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने का आरोप। इस पूरे मामले की शिकायत राम भरोसे नामक व्यक्ति ने पुलिस से की थी, जो खुद करीब 10 सालों तक संस्था से जुड़ा रहा और पहले ही धर्म परिवर्तन करवा चुका था। राम भरोसे के अनुसार शुरुआत में संस्था की ओर से सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग और अन्य कौशल प्रशिक्षण देने के नाम पर लोगों को जोड़ा जाता था। बैठकों के दौरान हैंडपंप, घरेलू उपकरण, रोजगार के साधन और अन्य सुविधाएं दिलाने का लालच दिया जाता था। जो लोग औरों को जोड़कर लाते थे, उन्हें 6,000 रुपए हर महीने देने का लालच भी दिया जाता था। धीरे धीरे इन बैठकों का स्वरूप बदलने लगा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मीटिंग में पहले सामान्य बातचीत होती, फिर बाइबल पढ़वाई जाती, ईसाई प्रार्थनाएं कराई जाती और धर्म परिवर्तन के लिए कसम वादे कराए जाते थे। कुछ बैठकों में सफेद पैंट शर्ट पहने विदेशी नागरिकों की मौजूदगी दिखाई देती है, जिससे पूरे नेटवर्क पर शक और गहरा गया। जिसमें कि नवाकांति सोसाइटी के नाम से अकबरपुर में एक स्किल डेवलपमेंट एकेडमी संचालित थी। यह स्किल डेवलपमेंट एकेडमी से 3 लोगों को जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर थाने की टीम और एसआईटी ने मिलकर अरेस्ट किया है, जिसमें से कि डैनियल, जो कि उसमें अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे, सावित्री शर्मा, जो कि उसी एकेडमी की प्रिंसिपल के रूप में काम करती थी, और हरिओम त्यागी, जो कि पादरी या फादर के रूप में काम करते थे। इन तीनों को हमने अरेस्ट किया था। मैक्रो और माइक्रो लेवल पे अपना जाल फैलाकर भोले भाले लोगों को, जो कि लोअर कास्ट से होते हैं या फिर SC ST होते हैं या लोअर इनकम स्टैंडर्ड से होते हैं, उन लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। ये लोग कई स्किल डेवलपमेंट के नाम पे, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, अन्य सॉफ्ट स्किल, इन चीज़ों के लिए लोगों को अट्रैक्ट करते थे, अपने पास लाते थे और कई क्लब्स चलाते थे, जैसे कि अवाना क्लब, जो कि बच्चों का क्लब होता था, या फिर ग्रह कलेशिया, जो कि ग्राम लेवल पे या घर लेवल पे पूजा पाठ का क्लब होता था, बाइबल रीडिंग सोसाइटी, इन सब को संचालित करके लोगों को अट्रैक्ट करते थे अपना धर्मांतरण करने के लिए। दावा है कि ये सिंडिकेट करीब 10 साल से कानपुर देहात में सक्रिय था और इसका हेडक्वार्टर अकबरपुर में बना। धर्मांतरण के इस बड़े खेल में विदेशी फंडिंग की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ विदेशी लोग आया जाया करते थे। अब देखना ये है कि पुलिस की जांच किस ओर जाती है।
इन 10 सालों में कितनी फंडिंग हुई, कितना रुपया बांटा गया और कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ। न्यूज 360 में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां संभल के बिछौली गांव में आज 27 बीघा सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर मकान तोड़े। इस दौरान पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा सुनिश्चित की गई। इस कार्रवाई में राजस्व अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। जब सरकार की जमीन पर निजी कब्जे की तस्वीरें खड़ी होने लगी, तब प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं रह जाती। सरकारी दस्तावेजों में दर्ज भूमि अगर वर्षों से अवैध निर्माणों के नीचे दबी हो तो उसे मुक्त कराना सत्ता और सिस्टम दोनों की परीक्षा बन जाता है। इसी परीक्षा की तस्वीर एक बार फिर जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही है, जहां नियमों की अनदेखी पर सख्ती का पहिया चल पड़ा है और पहिया बुलडोजर का, जो इन दिनों यूपी में अपराधियों से लेकर भू माफियाओं का काल बन रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को संभल में अवैध कब्जे को मुक्त कराने में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। संभल में सरकारी जमीनों को खाली कराने के लिए एक बार फिर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। बिछौली गांव में करीब 27 बीघा सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। बुधवार को 4 कानूनगो, 20 लेखपाल और 1 नायब तहसीलदार की टीम पहुंची। प्रशासन की टीम के साथ 2 बुलडोजर भी साथ आए। प्रशासन ने पहले मकानों की पैमाइश की, उसके तत्काल बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। सबसे पहले गांव के प्रधान अतीक का घर तोड़ा गया, इसके बाद बाकी घरों पर बुलडोजर चला। संभल में जिन मकानों को बुलडोजर से जमीन दोज किया गया, वो मकान जिस जमीन पर बने थे वो कोई साधारण जमीन नहीं थी। वो जमीन सरकार और प्रशासन द्वारा विशेष कार्यों के लिए छोड़ी गई थी, जिसका इस्तेमाल प्रशासन और सरकार ग्राम विकास और तमाम कार्यों के लिए करती है। वो जमीन किस कार्य के लिए छोड़ी गई थी और भू माफियाओं ने कितनी जमीन पर कब्जा किया, इसको भी इस ग्राफिक से जानते हैं। जिस जमीन से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, उनमें 12 बीघा मवेशियों के चरने के लिए छोड़ी गई थी, जिसमें 8 बीघा जमीन बाग के लिए छोड़ी गई थी। 4.5 बीघा खाद के गड्ढे की जमीन थी। इतना ही नहीं, 1.25 बीघा खेल का मैदान, आधा बीघा स्कूल की जमीन और आधा बीघा पंचायत घर की जमीन पर लोगों का कब्जा था। संभल में जिन घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, उसकी पटकथा तत्काल नहीं लिखी गई और न ही प्रशासन ने अचानक कार्रवाई की। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला न्यायालय की दहलीज से होकर भी गुजरा है। न्यायालय का अवैध कब्जे को लेकर क्या निर्णय था, पैमाइश करने गए अधिकारियों से सुनते हैं। इनके विरुद्ध बेदखली के मुकदमे पहले से चल रहे थे और जिसमें आदेश पारित कर दिया गया था और अपीलेट कोर्ट ने भी उनकी अपील निरस्त कर दी थी। आज उनकी मौके पर कंप्लायंस कराई गई और शेष सभी पैमाइश करके उनको नोटिस दी जाएगी और नियमानुसार उनकी सुनवाई करते हुए जो आदेश पारित किया, जैसा आदेश पारित होगा उसके हिसाब से फर्दर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का बुलडोजर जब अवैध मकानों को गिरा रहा था तो आसपास हलचल भी देखी गई, लोगों की भीड़ भी थी। संभल, जो इससे पहले हिंसा और विवादों को लेकर सुर्खियों में था, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद थी, जिसकी मॉनिटरिंग खुद सूबे के आला अधिकारी कर रहे थे। हयात नगर क्षेत्र में कुछ पैमाइश का काम हुआ था, उसमें परिस्थितियों को देखते और जो थाने का अपना एनालिसिस था, ये मांग को देखते हुए 4 थानों की फोर्स, 4 SHO और 2 प्लाटून PSC जो है वो डिप्लॉय की गई थी। आज संभल में बिचौली में कुछ पैमाइश की जानी है, जिसमें 2 प्लाटून PSC और स्थानीय थाना कोतवाली का जो है फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और उपरोक्त पैमाइश की कार्रवाई का पर्यवेक्षण जो है संबंधित तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी, SP और हम लोगों के द्वारा जो है वो लगातार की जाएगी। सर, ड्रोन से भी निगरानी रहती है? वो देखिए, ड्रोन की कार्रवाई और बाकी हमारी जो यूनिट्स हैं वो सारी जो है उसमें क्रियाशील रहेंगी। संभल में चल रहे प्रशासन की कार्रवाई को जहां कानून व्यवस्था और सार्वजनिक हित में जरूरी कदम बताया जा रहा है,
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सत्यापन के बाद ही कार्रवाई की जा रही है और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। फिलहाल बुलडोजर एक्शन जारी है और आने वाले दिनों में और भी अवैध कब्जों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है, जिससे संभल में सरकारी जमीन को लेकर तस्वीर और साफ हो सकती है। बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ, जो माघ मेले से जुड़ी हुई है, जहां प्रयागराज में सर्दी की ठिठुरन के बीच संगम तट पर आस्था का महासंगम देखने को मिल रहा है। माघ मेले ने एक बार फिर प्रयागराज को श्रद्धा, परंपरा और विश्वास का केंद्र बना दिया है। गंगा यमुना के पावन संगम में लाखों श्रद्धालुओं की डुबकी, कड़े सुरक्षा इंतजाम और दिव्य माहौल, इन्हीं खास पलों के साथ देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। सर्द हवाओं के बीच आस्था की गर्माहट जब संगम तट तक पहुंची तो माघ मास का हर दिन एक उत्सव सा बन जाता है। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की पदचाप, गंगा यमुना की लहरों में घुलती भक्ति और उगते सूर्य के साथ जागती उम्मीदें, ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जहां समय थम सा जाता है। तप, त्याग और विश्वास की इसी परंपरा में वो क्षण आता है जब सूर्य की चाल बदलने के साथ आस्था भी नई दिशा लेती है। संगम तट पर उमड़ा जन सैलाब इसी दिव्य संयोग के इंतजार में है, जहां पुण्य, परंपरा और प्रकृति एक साथ साक्षी बनते हैं। लिहाजा बुधवार रात से लेकर सुबह तक लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। संगम की पवित्र रेती पर श्रद्धा, भक्ति और सनातन संस्कृति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। एकादशी के पावन पर्व पर संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मकर संक्रांति पर स्नान का शुभ मुहूर्त 15 जनवरी रात से 16 जनवरी की रात 12:03 तक रहेगा। प्रशासन का अनुमान है कि एकादशी और मकर संक्रांति पर प्रयागराज में 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार बीती रात 12 बजे से लेकर अब तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। माघ मेले का अंतिम स्नान महाशिवरात्रि के दिन 15 फरवरी 2026 को होगा। प्रयागराज की पावन धरा पर जब लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। सुरक्षा की बात की जाए तो ब्लैक कमांडो अत्याधुनिक बाइक के साथ चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से और क्या कदम उठाए हैं, उनको इस ग्राफिक से जानते हैं। माघ मेला की सुरक्षा के लिए 8 स्तरीय सुरक्षा घेरा स्थापित किया गया है। बाहरी सुरक्षा घेरे में पुलिस बल द्वारा मोर्चा संभाला गया है, जबकि आंतरिक घेरों में पीएसी, RAF और ATS के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। संगम नोज पर घुड़सवार पुलिस की भी तैनाती की गई है। सभी पांटून पुलों के दोनों सिरों पर पीएसी बल मौजूद है। बम निरोधक दस्ता मेला क्षेत्र में विभिन्न संवेदनशील स्थलों पर तलाशी अभियान चला रहा है। मेला क्षेत्र की CCTV कैमरों एवं कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। सनातन में इतनी आस्था और शक्ति होती है कि कोई नेता हो या कलाकार, हर कोई इससे पूरी श्रद्धा के साथ जुड़ना चाहता है और पावन पर्व का गवाह बनना चाहता है। यही वजह है कि प्रयागराज की पावन भूमि पर कलाकार राजपाल यादव ने भी माघ मेले में शिरकत की और इस माघ मेले की महत्ता के बारे में भी बताया। 2002 से इधर जो है प्रयागराज को धीरे धीरे पहले तो डुबकी के माध्यम से, तो पूज्य दद्दा जी ने जिस तरीके से प्रयागराज की धरती पे 20 साल और पूरे विश्व की महिमा समझाई है बड़े साधारण शब्दों में, तो मुझे लगता है कि अगर मैं कलाकार कितना भी बड़ा होता, लेकिन अगर जीवन दर्शन पूज्य दद्दा जी से नहीं सीखा होता तो इतना रिलैक्स बोलते हैं, शांति और शक्ति और भक्ति और सफलता पे विश्वास करके जीवन को समझने का ये मौका नहीं मिलता। माघ मेला हो या महाकुंभ प्रयागराज, सनातन के इन दोनों पर्वों को बड़े उल्लास के साथ संजोता है। प्रयागराज के संगम तट पर लगा माघ मेला 3 जनवरी से शुरू हुआ है, जो 15 फरवरी तक चलेगा।
मेले को 7 सेक्टर में बांटा गया है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन ने मुस्तैदी से उठाई है। हर हर गंगे और जय मां गंगा के उद्घोष, कड़ी सुरक्षा, आधुनिक सुविधाएं और दिव्य वातावरण ने साफ संकेत दे दिया है कि यह माघ मेला ऐतिहासिक बनने जा रहा है। अब न्यूज 360 में अगली खबर वेटरन्स डे से जुड़ी हुई है, जहां आर्मी वेटरन्स डे के अवसर पर आज रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख ने पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। वीरों के साहस, बलिदान और देशभक्ति को याद करते हुए कार्यक्रम में सभी ने उन्हें नमन किया। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। ये दिन खास है। ये दिन देश के उन वीरों के साहस और बलिदान को याद करने का दिन है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी जान की आहुति दे दी थी। दरअसल बुधवार का दिन देश भर में वेटरन्स डे के रूप में मनाया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10वें सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस यानी वेटरन्स डे पर राजधानी दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने इस खास दिन के बारे में बताते हुए पूर्व सैनिकों से अपने संबंधों को दुनिया के सामने रखा। हो चुके अपने सैनिकों के प्रति, देश सेवा में संलग्न रहे अपने वेटरन्स के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से भी आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मकर संक्रांति का उत्सव हमारे सामने है। इस दिन को लोग अपने परिवार वालों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। आज मुझे अपनी लार्जर फैमिली यानी आप सबके साथ मकर संक्रांति भी सेलिब्रेट करने का भी अवसर मिल रहा है। गर्व की बात है कि भारत में सैनिकों के प्रति आदर किसी आदेश या निर्देश से नहीं आया, बल्कि हमारे संस्कारों का यह स्वाभाविक एक विस्तार है। देश के किसी भी कोने में जब कोई सैनिक दिखाई देता है, तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति उसके प्रति सम्मान व्यक्त करता है। और यह देखकर विशेष संतोष होता है कि हमारी युवा पीढ़ी इस भावना को पूरी गंभीरता और खुले दिल से आगे बढ़ा रही है। हमारे सैनिकों के साथ हमारा बंधन हृदय का है, विश्वास का है, सम्मान का है और एक साझा भविष्य के सपनों का हमारा आपका रिश्ता है। इस खास दिन के मौके पर पूर्व सैनिकों की सेवाओं और बलिदान को याद किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री के अलावा कार्यक्रम में पूर्व सैनिक, सेवारत कर्मी और आम नागरिक राष्ट्र के रक्षकों को सामूहिक श्रद्धांजलि देने के लिए एक साथ आए थे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने सरकार द्वारा सैनिकों को दी जा रही सुविधा से लेकर भारत के विकास की पूरी कहानी और 1 रैंक 1 पेंशन पर भी अपनी बात सैनिकों के सामने रखी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार हर तरीके से दृढ़ संकल्पित होकर आपके साथ है और हमारा निरंतर प्रयास है कि आपके जीवन का सम्मान से भरा हो, सुरक्षा से युक्त हो और आत्म संतोष से परिपूर्ण हो। कोशिश हमारी यही है। आप सभी राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आज भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब इस सच्चाई को सभी स्वीकार करते हैं। आपने देखा होगा कि आज के कुछ वर्षों पहले जब इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को सरकार ने पूरी ईमानदारी से साकार किया है। हमने उस असमानता को खत्म करने का प्रयास किया है जिसे हमारे वेटरन्स वर्षों से महसूस कर रहे हैं। इस व्यवस्था को लागू होने से वेटरन के जीवन में न केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है, बल्कि यह भरोसा भी मजबूत हुआ है देश उनके साथ न्याय करता है। लेकिन मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं तो सरकार ने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। जो कुछ भी आपके साथ किया जाना चाहिए, जितना किया जाना न्याय संगत है, वही सरकार ने किया। इसके अलावा राजधानी दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों को देश का गर्व बताया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। अब एक नजर क्यों मनाया जाता है वेटरन्स डे, उसे भी तफसील से समझते हैं। सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस स्वर्गीय फील्ड मार्शल KM करियप्पा की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। फील्ड मार्शल करियप्पा
भारतीय सैन्य इतिहास की एक अहम शख्सियत थे। करियप्पा ने 1947 के युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। ये दिवस भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा देने वाले बहादुर सैनिकों के सम्मान और उनके योगदान को पहचानने के लिए समर्पित है। पूरे देश में इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम और आउटरीच गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिनके माध्यम से पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाता है और उनके साहस, समर्पण और देशभक्ति को श्रद्धांजलि दी जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना वेटरन्स डे पर पूर्व सैनिकों, सेवारत कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी और सीमाओं की रक्षा करने और भारत की भावना को बनाए रखने के लिए उनके बलिदानों की भी सराहना की। रक्षा मंत्री के अलावा जयपुर में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी इस खास दिन पर कार्यक्रम में शामिल हुए और पूर्व सैनिकों को संबोधित किया। देवियों और सज्जनों, आप सभी को 10वें वेटरन डे के शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमारे राष्ट्र की उस गहन कृतज्ञता का प्रतीक है जो भारत अपने सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सदैव अनुभव करता है। सबसे पहले मैं आप सभी पूर्व सैनिकों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करता हूं। आप भारतीय सेना की परंपराओं के संवाहक हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए नैतिक दिशा देने वाले पथ प्रदर्शक भी हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी अधिकारियों और उपस्थित जन ने एक स्वर में देश के समस्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों को नमन किया। वाकई में हमारे सैनिकों का बलिदान, उनका योगदान अतुलनीय है और उनका सम्मान सदैव अमर रहेगा। न्यूज 360 में अब खबर ईरान से है, जहां बगावत की आग 18वें दिन भी कयामत की तूफान लिए खड़ी थी। ईरान में विरोध की आग के बीच ट्रंप की एंट्री ने ईरानी सरकार को असमंजस में डाल दिया है। ट्रंप के बयान से प्रदर्शनकारियों को सहारा मिल रहा है। अब आखिर ट्रंप की एंट्री का क्या प्रभाव होने वाला है, इसके लिए रिपोर्ट देख लेते हैं। जब सब्र टूटता है तो सिर्फ आवाज नहीं उठती, उसके साथ साथ इतिहास भी करवट लेने लगता है और ईरान आज उसी करवट के मोड़ पर खड़ा है। आज ईरान की सड़कों पर लगी आग अब इतनी भड़क चुकी है कि उसकी लपटें सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर तक महसूस की जा रही हैं। जिस देश में कभी कहा जाता था कि खामोशी ही जिंदा रहने की शर्त है, आज उसी देश में खामोशी टूट चुकी है और इतिहास गवाह है कि जब खामोशी टूटती है तो सिर्फ शासन ही नहीं हिलता, बल्कि वैश्विक राजनीति की बिसात भी पलटने लगती है। दरअसल ईरान में चल रहा ये आंदोलन अब 18वें दिन में दाखिल हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ 18 दिनों का उबाल नहीं है, यह दशकों से दबाई गई आवाजों का विस्फोट माना जा रहा है, जो महंगाई से शुरू होकर तानाशाही के खिलाफ एक खुली क्रांति में बदल चुका है। ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शन का आज 18वां दिन है। अब तक करीब 645 लोग मारे जा चुके हैं। 10,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईरान में बिगड़ते हालात को देखते हुए तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को तत्काल देश छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने कहा है कि छात्र, तीर्थयात्री, कारोबारी और पर्यटक मौजूद साधनों, खासकर कॉमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए ईरान से निकलें और सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरतें। आपात स्थिति के लिए भारतीय दूतावास ने नंबर भी जारी किया है। दूतावास के अनुसार भारतीय नागरिक इन मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 989128109115 989128109109 989128109102 9893217935 सड़कों पर गूंजते नारे अब सिर्फ रोटी और रोजगार के नहीं हैं, अब ये नारे सीधे सत्ता के शिखर पर वार कर रहे हैं। खामनेई मुर्दाबाद के नारे आज ईरान की गलियों का नहीं, ईरान की राजनीति का भविष्य तय कर रहा है। हालांकि कहानी यही खत्म नहीं हो रही है। अब तक ये संघर्ष ईरानी जनता बनाम खामनेई शासन चला रहा था, लेकिन अमेरिका की एंट्री के बाद यह विरोध इंटरनेशनल रिलेशन की शतरंज पर पहुंच चुका है और कहा भी जाता है कि जब किसी देश के अंदर हालात बिगड़ते हैं तो वैश्विक महाशक्तियां उसे मौका मान लेती हैं और ईरान में वही हो रहा है। बुधवार को ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी देने की बात कही गई है।
इरफान सुल्तानी को 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और 11 जनवरी को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उन पर हिंसा भड़काने और ईश्वर के खिलाफ जंग छेड़ने जैसे आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में आगे कोई ट्रायल नहीं होगा। परिवार को सिर्फ 10 मिनट के लिए आखिरी मुलाकात का मौका मिलेगा। इस मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान में अधिकारी सरकार के खिलाफ विरोध पर कार्रवाई में लोगों को फांसी देना शुरू करते हैं तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। ईरान में ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ 31 प्रांतों के लगभग 185 शहरों और 585 जगहों तक फैल चुका है। ट्रंप प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं और ऐसे में अगर ईरान इरफान सुल्तानी को सरेराह फांसी देता है तो प्रदर्शन धीमे होने के बजाय और तेज हो सकते हैं। अमेरिका को ईरान पर हमला करने का पुख्ता कारण भी मिल जाएगा और ऐसे में माना जा रहा है कि इरफान सुल्तानी की फांसी ईरान के खामनेई शासन के अंत की शुरुआत हो सकती है। ईरान में खामनेई सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों का ट्रंप ने समर्थन किया है। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने पोस्ट किया कि ईरान के देशभक्त प्रदर्शन करते रहें और अपनी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले, मदद रास्ते में है। जो लोग प्रदर्शनकारियों की हत्या कर रहे हैं उनके नाम नोट कर लो, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि जो देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उसे अमेरिका के साथ कारोबार करने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर कोई भी देश ईरान। तो न्यूज़ 360 में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।